नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। उसमें हमने प्राचीन इतिहास के बारे में जो क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर ली थी और हम मध्यकालीन इतिहास के जो अंतिम 15-20 क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम आधुनिक इतिहास के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, रेलवे के एग्जामों में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। मोहम्मद इब्न बतूता, ये यात्री भी था और लेखक भी था। ये एक देश पड़ता है मोरक्को, मोरक्को देश पड़ता है, ये उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका के अंदर पड़ता है मोरक्को देश, वहां का यात्री था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं मोहम्मद इब्न बतूता। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके शासन काल में भारत आया था। इसका शासनकाल कब तक, कब से माना जाता है? इनका कार्यकाल माना जाता है 1325 से 1351 के मध्य। लगभग 26 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन, सल्तनत काल में सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक का ही माना जाता है। शिक्षित व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1325 से 1351, तो ये जो मोहम्मद इब्न बतूता है मोरक्को देश का, जो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, ये 1333 ईस्वी के अंदर भारत आया था। तो हमें ऑप्शन को काटना सीखना है। 1325 से 1351 के मध्य 1333, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है किताब उल रहला। किताब उल रहला, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है इब्न बतूता की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा और आरपीएफ एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? अभी मैंने बताया था आपको, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार, क्योंकि जो ये तुगलक वंश है, तुगलक वंश, इनका कार्यकाल माना जाता है 1320 से 1398 ईस्वी तक। 1398 में तैमूरलंग का आक्रमण हो जाता है। तो ये तुगलक वंश में एक सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, इनके कार्यकाल में सर्वाधिक विस्तार देखा जाता है, क्योंकि ये बंदा बहुत बड़ा खतरनाक आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी, शिक्षित व्यक्ति, विद्वान। अब जनता को परेशान कैसे करना है वो इसको पूरा पता था। अब जनता एक एक जगह पर बैठी हुई थी, अब उसको घुमाना कैसे जनता को? तो इन्होंने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन की, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया महाराष्ट्र, घूमो। फिर क्यों, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी की जगह तांबे की मुद्रा का उपयोग किया था इसने, मोहम्मद बिन तुगलक। विवादित राजा माना जाता है। और एक इतिहासकार थे बरूनी,
उन्होंने कहा था कि जब ये इसकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो बरूनी ने कहा था कि राजा को उसकी जनता से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। ये स्टेटमेंट था उसका बरूनी का। तो चांदी की जगह तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। कराची और खुरासान अभियान, दोआब कर में वर्दी, ये इसकी प्रमुख विवादित व्यवस्था थी जिनसे जनता बहुत ज्यादा परेशान थी। और तो सर्वाधिक विस्तार भी शिक्षित व्यक्ति था, सर्वाधिक विस्तार भी इसी के शासनकाल में माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 48। फुतुहात ए फिरोज शाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियां का विवरण दिया गया है? अब इसमें दो पुस्तकें आती है, दो पुस्तकें आती है। एक तो फुतुहात ए फिरोज शाही, नाम से ही पता चल रहा है फिरोज शाही मतलब फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की के बारे में प्रशासनिक उपलब्धियां बताई गई है फिरोज शाह तुगलक की इसमें। अब इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता स्वयं फिरोज शाह तुगलक की है। इसके रचयिता स्वयं फिरोज शाह तुगलक की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एक पुस्तक आती है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। यह फतवात ए फिरोज शाही, ये पुस्तक है फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, रचयिता भी फिरोज शाह तुगलक की है। और तारीख ए फिरोज शाही ये बर्नी की पुस्तक है, बर्नी की पुस्तक है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करवाती है ये पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं कंफ्यूज होने वाले। क्योंकि फतवात ए फिरोज शाही का हमें पता है, हम पीछे देख लेते हैं फिरोज शाही, तो ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाही तुगलक लगा देते हैं, आ जाता है तारीख ए फिरोज शाही। कट गया, रायता फैल गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, तारीख ए फिरोज शाही और फतवात ए फिरोज शाही दोनों अलग अलग बुक है, तो कंफ्यूज मत होना। किसके बारे में मैंने बता दिया है, ये जो ऊपर वाली है ये फिरोज शाह तुगलक की है, तुगलक के बारे में लेखक भी स्वयं फिरोज शाह तुगलक की है। और इन तारीख ए फिरोज शाही ये अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक जानकारी के बारे में हमें वर्णित करती है, बर्नी की पुस्तक है, इसके लेखक बर्नी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसके साहित्य अमुक्त माल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अमुक्त माल्याद, साहित्य अमुक्त माल्याद जो ग्रंथ है वो संकलित किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए गुरु बसव, ऑप्शन बी कृष्ण देव राय, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी कालिदास। तो आपको पता है मैंने कालिदास की जो संपूर्ण रचनाएं थी उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है। सारी की सारी जो सात अप्रोक्स 7 के समथिंग रचनाएं हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है, वो कालिदास की रचना नहीं है। तुलसीदास जी के बारे में मैंने बता दिया है पिछली क्लास के अंदर। पूरा जो एक्सप्लेनेशन है इसका, तुलसीदास जी कालिदास जी, ये मैंने चर्चित जो चर्चा है वो की है तुलसीदास जी के बारे में, कालिदास जी के बारे में। तो ये अमुक्त माल्याद है, ये तेलुगु भाषा में तेलुगु साहित्य है, तेलुगु साहित्य है अमुक्त माल्याद, तेलुगु साहित्य। ये कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय ऑप्शन नंबर बी इनके द्वारा संकलित किया गया था। ये कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य के जो तीसरा राजवंश आता है तुलु राजवंश,
उसके एक सबसे महान शासक हुआ करते थे। और बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य के अंदर सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक था तो वो कृष्ण देव राय था। बहुत भयंकर आदमी था भाई साहब, खतरनाक आदमी, खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी था। और इसकी एक जबावती कल्याण एक काव्य ग्रंथ है इसका, जबावती कल्याण काव्य ग्रंथ है कृष्ण देव राय का। यह भी कई एग्जामों में पूछा जाता है, जबावती कल्याण काव्य ग्रंथ किसका है, तो ये कृष्ण देव राय का काव्य ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। उसके जो तीसरा वंश आता है तुलु राजवंश, जिसके संस्थापक माने जाते हैं वीर नरसिंह, उसका एक महान शासक था कृष्ण देव राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 50 नंबर क्वेश्चन। किस साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1347 में हसन गंगू ने की थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एक दो हमें देखने को मिलते हैं रेलवे के एग्जामों में। हसन गंगू, इसे हम बहमन शाह के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है बहमन शाह, तो नाम से पता चलता है। हसन गंगू बोलो या बहमन शाह, उपनाम इनका, तो नाम से पता चलता है बहमन शाह। तो इन्होंने बहमनी जो साम्राज्य था, ये जो दक्षिण भारत का साम्राज्य है, दक्षिण भारत का जो दक्कन के आसपास का क्षेत्र, बहमनी साम्राज्य, इसके जो संस्थापक है वो हसन गंगू थे या बहमन शाह थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी वो गुलबर्गा थी, गुलबर्गा, जिसे बाद में इसे नाम दिया था अहसनाबाद, अहसनाबाद नाम दिया था। ये हसन गंगू की राजधानी थी या बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा, जिसे बाद में अहसनाबाद नाम दिया था। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? बहुत ही इस टाइप का एक न एक क्वेश्चन आपको रेलवे एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन सा यात्री कब आया था, यात्री का देश कौन सा है, समय क्या है, काल, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। कृष्ण देव राय के बारे में मैंने चर्चा की थी। ये विजयनगर साम्राज्य है, जो विजयनगर साम्राज्य है उसका जो तीसरा राजवंश है तुलु राजवंश, तुलु राजवंश, उसका एक महान शासक हुआ करता था, महान शासक। तो निकोलो द कोंटी, विलियम हॉकिंस, ये तो जहांगीर के काल में आया था। टॉम स्रो और हॉकिंस, अब्दुल रजाक और डोमिंगो पेस। तो ऑप्शन नंबर सी डोमिंगो पेस है, ये कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। ये डोमिंगो पेस था, ये कहाँ का शासक था? ये पुर्तगाली था, पुर्तगाली था, ये पुर्तगाल का शासक था डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस पुर्तगाल का शासक था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की जाती है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। भक्ति की किस शाखा के अंदर ईश्वर, ईश्वर के निराकार, ईश्वर के निराकार, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार का मतलब जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते वो ईश्वर के निराकार रूप में पूजा की जाती है। तो जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे
उन्हें निर्गुण कहा जाता था, निर्गुण, निर्गुण संत बोलते थे। और जो सगुण है ये मूर्ति पूजा को मानते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे। तो इसमें जो निर्गुणवादी जो संत है, जो कबीरदास जी हुए हैं हमारे, और सगुण में जो मूर्ति पूजा को मानते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने करवाया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दिल्ली का जो प्रसिद्ध शहर है सीरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो सीरी है, ये सीरी का जो किला भी बनवाया था, जो मंगोलों के आक्रमण हुआ था उनसे बचाव के लिए एक सीरी का किला भी बनवाया था। ये ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। लगभग 1300 इसका कार्यकाल माना जाता है, 1296 से 1316 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये 1303 के अप्रोक्स इसने इस सीरी का निर्माण कराया था। और इसकी खासियत है, मुस्लिम द्वारा बसाया गया प्रथम शहर माना जाता है सीरी। बहुत ही बेहतरीन जो लाइन है, मुस्लिम, किसी मुस्लिम द्वारा बसाया गया प्रथम शहर सीरी, तो वो है सीरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था? क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था। ऑप्शन ताजमहल, ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा, यूपी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मयूर सिंहासन, जिसे हम तख्ते ताउस बोलते हैं, तख्ते ए ताउस, तख्ते ताउस बोलते हैं मयूर सिंहासन। ये भी कहाँ है? ये भी दिल्ली में है, ये दिल्ली में स्थित है मयूर सिंहासन। इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल किला, लाल किला एक तो दिल्ली का, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और जो लाल किला आगरा में स्थित है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो तीनों, लाल किला, मयूर सिंहासन और ताजमहल, इन तीनों का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। पर ये पंचमहल है ना, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी, ये पड़ता है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अपने मनोरंजन कार्य के लिए इसका स्थापना करवाई थी, पंचमहल की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, पंचमहल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है? हरियर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। हरियर और बुक्का कई एग्जामों में पूछा जाता है। मैंने गोलकुंडा के बारे में, चालुक्य और बिदर के बारे में बता दिया है। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य, इसमें कई राजवंश आते हैं इस साम्राज्य के अंदर। मैंने बताया था जिसका तीसरा राजवंश तुलु राजवंश, जो कृष्णदेव राय से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक है वो हरिहर और बुक्का थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, ये दक्षिण साम्राज्य है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी, ये भी क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से तुलु राजवंश से संबंधित है। अभी मैंने बताया था आपको, कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर बी। ये बुक्का राय, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है।
पर इसने विशेष पूछा है तुलु राजवंश से संबंधित कौन है। तो तुलु राजवंश से संबंधित कृष्णदेव राय, ये बहुत ही बेहतरीन शासक हुआ करता था। इस राजवंश का पूरे विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। इल्तुतमिश ये था गुलाम वंश या जिसे हम दास वंश या मुमलक वंश भी बोलते हैं उसका। तो बात करते हैं इसके किसको उत्तराधिकारी बनाया था इल्तुतमिश ने। तो गुलाम वंश की बात करते हैं हम। गुलाम वंश बोल दो, चाहे दास वंश बोल दो या मुमलिक वंश बोल दो, दास वंश। इनका कार्यकाल माना जाता है 1206 से 1290 के मध्य। इसके जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इसके गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनके बाद में आते हैं इनका पुत्र आराम शाह। नाम से पता चल रहा है आराम शाह। इन भाई साहब का काम केवल आराम करना ही था, कुछ नहीं, मौज मस्ती, बढ़िया दारू शारू, शराब मदिरा, फुल एक नंबर का नशेड़ी आदमी, किताब सजने वाला था। 1206 से 1210 ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल, ये मात्र 1211, लगभग माना कि 10-11 महीने का इसका शासनकाल था आराम सा। इसके बाद में आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश। ये बहुत ही महान शासक था गुलाम वंश का। इनका कार्यकाल माना जाता है 1211 से 1236। इनके बाद में आता है इनका अयोग्य पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज। ये भाई साहब अयोग्य थे, तो इनका कार्यकाल मात्र 3-4 महीने 1236 में ही था। ये इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया था, 40सा संगठन, 40सा समूह बोलते हैं जिसे हम, तुर्के चहलगामी। उसमें 40 अमीर लोगों का समूह था। सारे कामकाज जो प्रशासनिक कार्य होते थे वो वही 40 व्यक्ति संभालते थे। तो जो इल्तुतमिश था, ये रुकनुद्दीन था फिरोज, ये इल्तुतमिश का पुत्र था, ये अयोग्य शासक था। तो जो इसके एक इल्तुतमिश के पुत्री हुआ करती थी रजिया सुल्तान, ये वो बहुत ही खतरनाक लेडी थी रजिया सुल्तान। तो ये इल्तुतमिश तो इसको बनाना चाहता रजिया सुल्तान को, पर ये जो 40 जो तुर्के चहलगामी जो 40 अमीर लोगों का संगठन था वो इसको रुकनुद्दीन फिरोज को बनाना चाहते थे। ये अयोग्य था, तो रजिया सुल्तान का विरोध किया था उस तुर्के चहलगामी समूह ने। तो इल्तुतमिश ने तो इसको बनाया था। तो उत्तराधिकारी कौन हो गया उस पीछे वाले क्वेश्चन में, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था रजिया सुल्तान। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, क्वेश्चन आता है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। इसका कार्यकाल माना जाता है 1236 से 40 के मध्य। इसके बाद में आता है बैराम शाह। इनका कार्यकाल माना जाता है 1240 से 42 के मध्य। इनके बाद में आता है मसूद शाह। इनका काल 1242 से 46। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। इनका कार्यकाल माना जाता है 1246 से 66। और इसके कार्यकाल में बलबन वजीर के रूप में थे। 9वां नंबर आता है बलबन, 1266 से 86 के मध्य।
फिर आता है अगला केकुवाद 1286 से 89। और फिर अगला शासक, लास्ट और अंतिम शासक आता है केमुड्स। ये गुलाम वंश का अंतिम शासक जो 1290 से 90 के मध्य। तो पिछले वाले क्वेश्चन में इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी था वो था रजिया सुल्तान थी, उसकी पुत्री जो 1236 से 40, ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था? अभी मैंने बताया था बाजार नियंत्रण नीति, यह था ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। इसमें जो अभी मैंने बताया था तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए फिरोज शाही, उसमें इस चीज का वर्णन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़े दागना, सैनिकों का हुलिया रखना, नगद वेतन देना, ये सब चीजें तारिक ए फिरोज शाही बर्नी की एक पुस्तक है, उसमें सब वर्णित है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, घोड़े दागना, घोड़े दागना, नगद वेतन देना, सैनिकों का हुलिया रखना, ये अलाउद्दीन स्थायी सेना रखना, ये बहुत बड़ा खतरनाक आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। ये देख रहे हैं कि 40,000 सैनिक है, इसने सोचा हमारा 40,000 सैनिक है, ठीक है, प्रत्येक आदमी को मान लो 100 रुपये दे रहे, तो बजट कितना जाना चाहिए कि 40 लाख के समथिंग बजट जाना चाहिए। ये कह रहा है पैसे तो 80 लाख उठ रहे हैं, मतलब कोई आदमी 3-3 बार भी पेमेंट ले जा रहा है, सैनिक है जो 3-3 बार भी पेमेंट ले जा रहा है। इसने कहा गड़बड़ है मामला। तो इसने क्या किया, सैनिकों का हुलिया रखना, नगद वेतन देना, घोड़े दागना, स्थायी सेना रखना और बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसने जो वेतन देना, ये जो इसका राजस्व विभाग था उसका नाम था दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए मुस्तकराज, दीवान ए मुस्तकराज। ये राजस्व विभाग से संबंधित था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उससे संबंधित था दीवान ए मुस्तकराज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली नीति के लिए जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। इसका कार्यकाल मैंने बताया था 1296 से 1316 के मध्य, इसके बाद में 1316 से 1320 तक इसके जो पुत्र मुबारक खिलजी वो आ जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी 1191 में, किन किन के मध्य? 1191 ईस्वी के मध्य मोहम्मद गोरी, एक तो भाई साहब मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, इनके मध्य हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान की तरफ आ गया था, अपने गौर साम्राज्य की ओर। तराइन का मैदान पड़ता है ये थानेश्वर जो हरियाणा में स्थित है, करनाल और थानेश्वर के मध्य पड़ता है, करनाल और थानेश्वर के मध्य, यह हरियाणा में स्थित है तराइन का मैदान। तो प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुई थी। उसमें अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार गया था और पृथ्वीराज चौहान की
मृत्यु हो गई थी। तो 1192 में हुआ था त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1216 के अंदर। 1216 के अंदर हुआ था। 1216 में दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज के बीच में हुआ था। यल्दोज। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और यल्दोज के मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। पहला युद्ध 1191 में हुआ था और तीसरा युद्ध तराइन का 1216 ईस्वी के अंदर हुआ था इल्तुतमिश वर्सेस यल्दोज के मध्य, जिसमें इल्तुतमिश विनर होता है और दिल्ली सल्तनत का शासक रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो गुरु आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये जो किस शताब्दी में की थी, जैसे मानते हैं हम आगे, जैसे 1333 ये आगे, ये कौन सी शताब्दी है? ये 1333 है, मतलब 1300 और 1400 के मध्य है। तो जो ये पीछे वाली होती है ये 14वीं शताब्दी होती है। 1300 से 1400 के मध्य ये 14वीं शताब्दी, 1400 से 1500 ये 15वीं शताब्दी, इस टाइप से होता है। तो ये 1333 है, ये 14वीं शताब्दी कहलाएगी। तो गुरु नानक देव थे, ये सिखों के प्रथम गुरु थे। पहली बात तो ये सिखों के प्रथम गुरु। टोटल कितने गुरु थे सिखों के? सिखों के टोटल 10 गुरु थे। प्रथम गुरु गुरु नानक देव, जिसने सिख धर्म की स्थापना की थी, और 10वें गुरु थे, जो अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु, वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ चलाया था। और ये जो गुरु नानक देव है, इन्होंने गुरु का लंगर, जो भोजनालय है, गुरु का लंगर, वो स्टार्ट किया था। गुरु का लंगर, गुरु नानक देव। हम एक क्लास के अंदर एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, सिखों के 10 गुरु के बारे में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 10-15 मिनट का ये हमारा टॉपिक होगा। बाद में मैं आपको बता दूंगा, एक बार हमारी जो टीम है वो आपको बता देगी। जैसे जैसे आगे आगे हम चलेंगे, उस टाइप बेहतरीन कंटेंट के साथ हम एक फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गई, सिखों के 10 गुरु हो गए, इस टाइप की जो नदियां हो गई, इस टाइप के जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जिनसे जनगणना हो गई भारत की, इस टाइप के हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर, गुरु नानक ने 15वीं शताब्दी के अंदर सिख धर्म की स्थापना की थी। 15वीं शताब्दी मतलब 1400 से 1500 के मध्य, 15वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर, तो सूफी संत के बारे में हमने बात की थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्ती जो सिलसिला होता है उसके संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और सूफीवाद के जनक के रूप में भी मानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये अजमेर के सूफी संत थे, और एकमात्र जो सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका उर्स है वो 6 दिनों तक मनाते हैं। 6 दिनों तक मनाते हैं, एकमात्र सूफी संत है जिनका हम उर्स 6 दिन तक मनाते हैं। अजमेर में इनकी दरगाह है, भारत की सबसे पवित्र और पुरानी दरगाह अजमेर में स्थित है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और इनके जो शिष्य थे बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी इनके शिष्य थे, सॉरी बख्तियार काकी, बख्तियार काकी।
बख्तियार काकी। और उस्मान हारूनी, इनके जो गुरु थे वो थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। ये थे इनके गुरु, और शिष्य थे बख्तियार काकी। जो ये सूफीवाद है, इसमें गुरु को तो कहा जाता था पीर, और शिष्य को कहा जाता था मुरीद। कई एग्जामों में पूछा गया है, शिष्य को सूफीवाद के अंदर गुरु को तो कहते थे पीर, और शिष्य को कहा जाता था मुरीद। तो अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। सूफीवाद के जनक के रूप में मानते हैं हम इन्हें, सूफीवाद के जनक के रूप में मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो हो गए आज के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बेहतरीन सेशन के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।